गुड आफ्टरनून गाइस। हमारे चैनल ज्ञान स्टडी दबन में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमारा वीडियो कंटिन्यू आ रहा है एक के बाद एक के बाद एक, उसी तरह से चैप्टर वाइज हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बीच बीच में हमारा अलग से भी वीडियो आ रहा है क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अगले मंथ में होने वाला है, तो इसलिए अलग से भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। रात में मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के पीछे। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहे और हमसे जुड़े रहे। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है वैदिक काल। तो वैदिक काल को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। तो वैदिक काल, एक में ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की आयु 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच रखी गई है। ऋग वैदिक काल की जो आयु निर्धारित की गई है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच रखी गई है। तो ऋग वैदिक काल की जो संस्कृति थी ना वो एक ग्रामीण संस्कृति थी और लोग जो थे ना वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ऋग वैदिक काल की जो संस्कृति थी वो एक ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण सभ्यता थी। जिस तरह से सिंधु सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा था, तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या हुआ कि यहाँ की जो सभ्यता थी ग्रामीण संस्कृति की थी और यहाँ के जो लोग थे घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, लेकिन यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल की संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। इनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ये लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण इस काल में कृषि का विकास जो है ना नहीं हो पाया, क्योंकि लोग जो है ना घूम घूम के जीवन व्यतीत करते थे। जिस तरह से खाना बदोश, घुमंतु बूट या एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान परिवर्तित करते रहते, उसी तरह से ये लोग भी स्थान परिवर्तित करके अपना जीवन व्यतीत करते थे और ये लोग पशु पालते थे जिससे इनका व्यवसाय चलता था। वैदिक काल एक पितृ प्रधान था, लेकिन सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान, वहां मातृशक्ति को प्रधानता मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या था? पितृ प्रधान। पितृ प्रधान होने के कारण स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं थी, लेकिन इनको सभा और समिति में भाग लेने की अनुमति थी। इसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। आर्यों का प्रशासनिक इकाई को है ना हम लोग 5 भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है, प्रशासन का जो इकाई है वो 5 भागों में विभक्त किया गया है। आइए इनको देखते हैं। तो पहला जो है इसका कुल है। तो इस कुल का जो प्रधान होता था ना उसको क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था। ग्राम इसका जो मुखिया होता था ना वो ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामणी। तीसरा में आपका विष, तो विष का प्रधान विषपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विषपति। जन के शासक को राजन कहा जाता था। और पांचवा आपका राष्ट्र है, ठीक है ना। तो ये 5 प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल की। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी सर्व प्रमुख थे। मतलब सबसे ऊपर जो रखा गया था सेनानी और पुरोहित को, यानी जो पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति होते थे जो ब्राह्मण टाइप के, और फिर उसमें हो गया आपका सेनानी जो युद्ध लड़ने वाले क्षत्रिय। तो ये दोनों को सबसे ऊपर की ओर रखा गया था। प्रारंभ में आर्यों की लिपि जानकारी ना होने के कारण इन लोग को प्रारंभ में जो है ना लिपि भाषा की जानकारी नहीं होती थी। तो इसलिए जो है ना वेद जो है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में श्रवण विधि द्वारा, मतलब सुन करके, यहाँ से सुनने के बाद वहाँ, वहाँ से सुनने के बाद वहाँ पहुँचाया जाता था। एक लोग से दूसरे लोग में, 2 लोग से 4 लोग में, इस तरह से फैलता था। तो वेद का जो है ना पहुँचाया जाता था ना, तो सुन करके पहुँचाया जाता था। तो श्रवण विधि द्वारा या श्रवण परंपरा द्वारा। प्रारंभ में आर्यों की लिपि की जानकारी ना होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचाए जाते थे। आर्यों की मूल भाषा जो थी वो संस्कृत थी। आर्यों की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत। तो वहीं उसी दरमियान एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। वही वेद को सुन करके उसका रचना कर दिया, ठीक है ना। वेद को सुनने के बाद उसका रचना किए और इसका नाम पड़ गया, वेद का रचना करने के कारण इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। लेकिन इसका वास्तविक नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। वेद व्यास बाद में इसका नाम हुआ। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुआ था। कौन क्या था? तो कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। वेद व्यास कहे जाने लगे। ऋग्वेद की भाषा पर चिंतन ग्रंथ जेद अवस्था से मिलती है। जो ऋग्वेद लिखा गया ना
तो उसका जो भाषा है ना ये जैन अवेस्ता से मिलती है, जो कि जैन अवेस्ता एक पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म है ना उसका एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। किनका है? तो ये पारसियों का जैन अवेस्ता। ये दरोगा के एग्जाम में पिछले बार पूछा था कि जैन अवेस्ता किस धर्म के लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, तो आपको हो जाएगा पारसी धर्म। ऋग्वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। इस काल में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल था तो पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद ये सब प्रारंभ हो गया। ऋग्वैदिक काल में ये सब चीज नहीं था। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह का प्रचलन था जब किसी स्त्री के पुरुष का निधन हो जाता था या मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती थी, तो ये विधवा विवाह का प्रचलन था। और इस समय महिला जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था, लेकिन इस काल में मछली और नमक का कहीं ये नहीं मिलता, प्रचलन नहीं था, नमक और मछली। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल जो थी आपका जौ था। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल जौ था, लेकिन मछली और नमक का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता, मछली और नमक। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना मछली पकड़ना उनका मनोरंजन में भी था, ये लोग मछली पकड़ते थे। लेकिन इस काल के लोग जो है ना मछली से अपरिचित थे, मछली को नहीं जानते थे। आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो था आर्यों का घोड़ा था। क्या था? आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा, लेकिन सबसे पूजनीय पशु गाय। जिस तरह से सिंधु सभ्यता में सिंधुवासी का प्रिय पशु क्या था? एक श्रृंगी पशु था और पूजनीय पशु कुब्बड़ गाय। उसी तरह से यहाँ पे है पूजनीय पशु। आपको पूजनीय पशु पूछेगा तो गाय हो जाएगा, प्रिय पशु पूछेगा तो घोड़ा। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोग गाय को मार देते हैं क्योंकि गाय सबसे पूजनीय पशु थी, लेकिन प्रिय पशु पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा घोड़ा। गाय का वध करने वाले या घायल करने वाले व्यक्तियों को, जो ऋग्वैदिक काल की पूजनीय पशु गाय थी, अगर कोई व्यक्ति गाय का वध कर देता था या गाय को घायल कर देता था तो उस व्यक्ति को राजा के द्वारा मृत्यु दंड की सजा या देश निकाला का सजा होता था। गाय को है ना मारने वाले पशु के श्रेणी में रखा गया था। इसका अर्थ ही तब अधन्य, इसको जो कहा जाता था गाय को इस काल में क्या कहा जाता था? तो अधन्य कहा जाता था। अधन्य का अर्थ होता है जिसका वध ना हो। और गायों की संख्या को लेकर ही अमीरी और गरीबी को भी दर्शाया गया था इस काल में। जिन व्यक्ति के पास गायों की संख्या अधिक होती थी वो व्यक्ति ज़्यादा में, जिसके पास गाय कम होती थी वो व्यक्ति उतना में नहीं होता था। तो गायों के आधार पर ही इसकी अमीरी और गरीबी को भी दर्शाया गया है। गाय के वध करने वाले व्यक्ति को देश निकाला या मृत्यु दंड की सजा राजा के द्वारा दी जाती थी। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगले वीडियो हमारा आएगा उत्तर वैदिक काल का। आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।